Hello friends, basically in this video we are going to discuss about the previous year questions of FCAT। इस सीरीज़ में हम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक 2011 का पेपर 1 और पेपर 2 कवर कर लिया है, ठीक है। और हम बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि जनरल एबिलिटी के सेक्शन में आउट ऑफ 75 हम 60 का स्कोर करें, ठीक है। 60 का स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है और इससे हम जो टारगेट है हमारा 200 प्लस का हम वो अचीव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लें और लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। So these are the questions of general ability section. Basically these are question had been came in the previous years, so these are very important for next examinations। जो 2020 का जो एग्जामिनेशन पेपर 2 होने वाला है एफकेट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कभी कभार क्या मैक्सिमम टाइम एफकेट के एग्जामिनेशन में पेपर्स रिपीट कर जाते हैं। सो हमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एटलीस्ट हमें 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशेंट इंडिया। जो एंशेंट इंडिया का जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर था वो भारत का, वो कौन था? वो क्या वो पन्नी थे, कौटिल्य, मानु या फिर पतंजलि? सो दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा एंड द राइट आंसर इज़ मन्नू। ओके, मन्नू जो थे कि वो जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर थे इन एंशेंट हिस्ट्री में। ओके, एंशेंट इंडिया के वो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर थे भारत में। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। द इमॉर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली लेस्ट अपॉन। अशोका को हम जानते हैं कि अशोका मगध के राजा रह चुके हैं। ओके, और वो उनको किस कार्य के लिए, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपोगेशन। वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उनका प्रोपोगेट किया था, क्या इसके लिए उनको जाना जाता है? या फिर उनकी पॉलिसीज़ के लिए जाना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी? या फिर हिज वर्क इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरल। जो उनका वर्क था पॉलिटिक्स और मोरल के लिए, क्या उनके लिए उनको जाना जाता है? या फिर हिज एक्सटेंसिव कॉन्केस्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये सारे उनके काम थे। सो द राइट आंसर इज हिज पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च। गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था, किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था? पहला ऑप्शन है टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना था, इस वजह से उन्होंने ये डांडी मार्च किया। या फिर टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, या टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से कौन सा सही आंसर है? सो द राइट आंसर इज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। जो कि नमक का कानून था उसको तोड़ने के लिए डांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ओके, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को जो फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जो बिगिन हुआ था, वो किस चीज़ से रिलेट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्या वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था? क्या वो झांसी से स्टार्ट हुआ था? क्या वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था? क्या वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था? सो द राइट आंसर इज मेरठ। ओके, मंगल पांडे का नाम काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और इससे एक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात। दिस इज़ बिकॉज द फॉर्मर इज़। ओके, देखिए यहाँ पे अभी मान लेते हैं कि ये है हमारा प्यारा इंडिया, और यहाँ पे ये ऐसे करके गुजरात, और फिर इधर ये है आपका गुजरात सेक्शन, और मान लेते हैं ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये है गुजरात और ये आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों के जो बीच में जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का गैप रहता है। ओके, तो जो किस रीज़न की वजह से रहता है उस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन है हायर इन एलिवेशन देन द्वारका एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये तो सबको पता है कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। And the option B is situated further north than Dwarka and the earth rotates from west to east. Okay, situated further north than Dwarka and the earth rotates from west to east. Option C is situated further east about 30-degree longitude and Dwarka and the earth rotates from west to east. And option D is situated about 300 east of Dwarka and the earth rotates from west to east. इतना तो है कि west to east अर्थ रोटेट करता है। तो सो द राइट आंसर इज
राइट आंसर इज सिचुएटेड फर्दर ईस्ट अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि ये हमारा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बेसिकली हमने ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ओके, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो इसमें होता है, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है लैटिट्यूड। ओके, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो हमारा जो 30 डिग्री का क्या है, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, इस वजह से वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो रोटेट करता है तो 2 घंटे का डिफरेंस हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली इज अबाउट श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। श्रीनगर जो रिवर है वो किस नदी के किनारे है? क्या वो रवि के किनारे है, क्या वो सतलज के किनारे है, क्या वो झेलम के किनारे, या फिर वो चेनाब के किनारे हैं? सो द राइट आंसर इज, वो है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये है हमारा प्यारा इंडिया और ये हमारा है JNK, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, और इधर है हमारा लद्दाख। तो इन दिस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रावी, चेनाब और सतलज। ठीक है, यहाँ पे कर देता है। 3 रिवर इंडिया में रहते हैं, 3 रिवर पाकिस्तान में उधर चले जाते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इस तरीके से करते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बस ये मैं आपको बताने के लिए था। सो द राइट आंसर इज झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है श्रीनगर के किनारे है। ओके, द एरिया इन इंडिया डेट रिसीव अप्रॉक्सीमेटली एन एवरेज ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली आर। कुछ स्टेट है हमारे भारत में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो कौन सा वो स्टेट से कौन सा है? मेघालय, असम, नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मेघालय, असम, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, दिल्ली, पंजाब या राजस्थान। ओके, सो तो राइट आंसर है, सबको मेरे को लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनका जो एवरेज रेनफॉल होता है इट इज़ अबाउट मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ओके, 2000 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अब कारण क्या है कि मान लीजिए ये हिली एरिया है। ओके, जैसे हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा हिली एरियाज़ है और यहाँ पे आपका कोई विलेज है, तो अगर रेन होगा, मान लीजिए अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है तो बारिश की पानी ऐसे पहाड़ों के बीच में से सारी पानी ये ढलान यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे जम जाएगी। सो ये जो एवरेज रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता है 200 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रीज़न। ओके, दिस इज़ द ओनली रीज़न इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, बल्कि ऐसा बाकी जगह पे नहीं होता है। सॉरी, ये हम पहुँच गए हैं पार्ट 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल। आइसोथर्म्स एक इमेजिनरी लाइन होता है मैप्स के ऊपर में, ठीक है, वो कनेक्ट करता है किस चीज़ को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को, या फिर टेम्परेचर को। सो द राइट आंसर इज टेम्परेचर। आइसोथर्म्स, थर्म्स से हमें पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, सो द राइट आंसर इज टेम्परेचर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें से पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो नेशनल पार्क जो भी बेसिकली जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आपका एटलीस्ट आपका नेशनल पार्क से कवर हो जाता है। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो द ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तरांचल में। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन इज करेक्ट। द सन इज कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सन इज कंपोज ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन। हमें जैसे हम सबको पता है कि जो सन है वो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन 2, अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में पूछ रहा है इट्स एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर कोलिजन। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर कोलिजन की वजह से जनरेट होता है। बेसिकली जो सन में जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एटम है, ये ब्रेक करके बना देता है 2 स्मॉल एटम्स। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियर फिजन, ये है न्यूक्लियर फिजन। अब मान लीजिए कि 2 एटम्स हैं और वो मिलके एक बड़ा बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सन में होता है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम्स अबाउट 1 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है सुपरसोनिक स्पीड इज स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। हमें पता है कि सुपरसोनिक स्पीड जो होता है वो बेसिकली स्पीड से ज़्यादा तेज होता है, तो वो पूछ रहा है कि वो माइल पर आवर में उसका स्पीड कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 760 माइल्स पर आवर। ओके, इंडिया ने और रशिया ने मिलकर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बनाया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज बेसिकली योगा सूत्रा वॉज रिटन बाय। योगा सूत्रा किसने लिखा था? क्या उन्होंने वत्स्यायाना ने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, भारत त्रिहारी ने लिखा था, या फिर महर्षि महेश ने लिखा था? एंड द राइट आंसर इज पतंजलि। यहाँ पे पतंजलि हो गया लेकिन पतंजलि इज द राइट आंसर। ओके, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ये हम लिख देते हैं VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये। एंड द राइट आंसर इज पणजी। पणजी में जो है हमारा ओशिनोग्राफी है, तो ओशिनोग्राफी हमारा पणजी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है एरोप्लेन राइजेस बिकॉज ऑफ। एरोप्लेन क्यों राइज करता है? ऑफ अपवर्ड रिएक्शन ऑफ एयर, द डेंसिटी ऑफ एयर अबव द प्लेन इज लेस देन बिलो इट, द प्रेशर अबव इट्स विंग इज लेस देन प्रेशर बिलो देम, इट्स नोज पॉइंट अपवर्ड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, ये ऑप्शन सी तो है लेकिन एक्चुअली में समझ में नहीं है कि क्यों होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये इसका विंग है, इधर ये विंग है, ये इस विंग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये विंग है एरोप्लेन का, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बेसिकली जो डिज़ाइन होता है एयरप्लेन का पंख का, वो थोड़ा सा मतलब कर्व में रहता है। तो कर्व में रहता है कि ऊपर का एयर का स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ रहता है। तो अगर एयर का स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो एज द स्पीड ऑफ एयर इज़ फास्टर देन द प्रेशर इज़ लोअर, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द एयर इज़ वेरी एज कम्पेयर टू अपवर्ड डायरेक्शन एयर इज़ स्लोअर, सो द प्रेशर इज़ हायर। इसी वजह से जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगता है, और ऊपर एयर का स्पीड तेज़ होने की वजह से प्रेशर नीचे की तरफ लगता है। ओके, सो इसी वजह से क्या होता है, ये प्लेन जो होता है ये बैलेंस्ड होता है, और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रेशर का खेल है। ओके, तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैटर आर कॉल्ड। मॉल्टन मैटर जो कि बेसिकली सॉलिडिफिकेशन से मॉल्टन मैटर की जो बेसिकली रॉक्स बनते हैं, उनको किस रॉक्स के नाम से हमें जानते हैं? सो द राइट आंसर इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक के नाम से हम उसे जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। द पियोनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया कौन है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन एंड सीके नायडू। तो यहाँ पे तो एक ऑप्शन साफ गलत है, सीके नायडू बेसिकली दिस पर्सन वाज रिलेटेड टू क्रिकेट, एंड विक्रम साराभाई बेसिकली इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस। ओके, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर हम विक्रम साराभाई को हम कहते हैं। सीवी रमन को बेसिकली नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है। किसके लिए मिला है? उनको अपने रमन इफेक्ट के लिए मिला है, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब बच गया ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा इज़ द राइट आंसर, जिनको एटॉमिक एनर्जी का जनक भी कहा जाता है भारत में। ठीक है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी हमारा महाराष्ट्र में है। हम सबको बेसिकली पता होना चाहिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप 2010 इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉट है यहाँ पे लिखा हुआ। साउथ अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट होस्ट नेशन टू फेल टू क्वालिफाई फॉर द टूर्नामेंट सेकेंड राउंड। ओके, द टूर्नामेंट वॉज द culmination of qualification process that began in 2007, and this is the first time that the tournament was hosted by an African nation. Jakumi, the official mascot for the FIFA World 2010 is an African bush elephant. देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है 2020 के लिए, क्योंकि 2010 में पूछा गया था, लेकिन जो हमारा लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। तो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है। ठीक है, रशिया में, और जीता किसने था? तो फ्रांस ने जीता था। रनर अप कौन रहा था? तो क्रोशिया रनर अप रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो कौन सा सही नहीं है? तो साउथ अफ्रीका इज बिकम द फर्स्ट होस्ट नेशन टू फेल टू क्वालिफाई, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं था, साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया था। द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैम्पियनशिप इज,
ओम अग्रवाल, गीत सेठी, माइकल फरेरा या फिर विल्सन जोन्स। ओके, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंडियन टू विन। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से तो विल्सन जोन्स ये एक एज अ फॉरेनर नेम है, तो इतना दिमाग हमें पता चलता है। ये माइकल फरेरा ये भी नहीं होगा, गीत सेठी भी नहीं है, सो द राइट आंसर इज ओम अग्रवाल। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। The first person to win the Arjuna Award for badminton is Arjuna Award basically given to those person who have done something great in terms in field of sports. So the options are Pulela Gopichand, Prakash Padukone, Nandu Natekar या फिर फारूक इंजीनियर। So the answer is नंदू नाटेकर को पहला अर्जुन अवार्ड मिला था फॉर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में उनका अचीवमेंट था वो बहुत हाई अच्छा था, इसलिए उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था सबसे पहले। लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। द स्पोर्ट्स विच रिक्वायर द लार्जेस्ट फील्ड, जो लार्जेस्ट फील्ड हमें चाहिए होता है स्पोर्ट्स में, वो किस स्पोर्ट्स में चाहिए होता है? क्या वो फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में या फिर पोलो में? तो पोलो इज़ द राइट आंसर। ओके, पोलो इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर है पोलो। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एफकैट। हमने अभी तक 3 सीरीज़ हम कर चुके हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सारे सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँ जल्द से जल्द, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1-2 बार देखें, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एयरफोर्स करता है। ओके, मतलब वो किस टाइप के क्वेश्चन सेट करते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। सो दिस वाज दिस वीडियो। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कैरियर बच के नाम से चैनल है हमारा। ओके, वहाँ पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको 2-3 बार देखें और आपके सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, गुड नाइट।